नमस्कार, एक बार फिर तहे दिल से आप सबका स्वागत है मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी का 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसको करने के लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक या फिर लॉन्ग मेथड है सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। 2018 और 19 का पेपर भी मैंने सोल्व करवाया है और उस वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। आप चाहे तो वहां जाकर उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपके पास 2020 का प्रश्न पत्र नहीं है तो 2020 का प्रश्न पत्र हो, चाहे 2018 का हो या फिर 19 का हो, उनकी पीडीएफ मैंने डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर और उसका लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो वहां जाकर आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो इस साल 2022 के सिलेबस में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है घातांक नियम से। ये क्वेश्चन है घातांक नियम जो फर्स्ट चैप्टर होता है और क्वेश्चन में दिया क्या है, ये फर्स्ट का ए पार्ट है। इसमें हमें दिया हुआ है 4 की घात -4 गुणा 3 की घात 6 बटे 6 की घात 4 गुणा 2 की घात 2। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो 4 है हमारे पास, इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं और इसकी घात -4 हो जाएगी गुणा 3 की घात 6 को एज इट इज लिखेंगे बटे यहाँ 6 को हम 3 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, इसकी घात 4 है और गुणा 2 की घात 2। अब ये देखिए, आपने एक घातांक नियम में एक नियम पढ़ा है कि अगर m की घात n हो और उसकी घात हो p तो m की घात np हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 2 दोनों की गुणा होगी तो 2 की घात -8 हो जाएगा और गुणा 3 की घात 6 और बटे यहाँ अगला घातांक नियम हमने पढ़ा कि अगर mn की घात p हो तो हम उसको m की घात p इंटू n की घात p लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 लिख देंगे इसकी जगह पर और 2 की घात 2 आ जाएगा। देखिए अब ये 2 की घात माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए हम नीचे ले आएंगे और इस घात को 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की घात 6 गुणा 3 की घात -4 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अंश में ले जाकर रखा है इसलिए इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा और इसको हर में लाकर रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इनटू 2 की पावर 4 पहले से यहाँ है और एक 2 की पावर 2 पहले से यहाँ है। अब यहाँ आधार समान है और उनकी गुणा हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 3 की घात 6 -4 हो जाएगा और ये 2 की घात 8 + 4 + 2 हो जाएगा। 3 की घात 6 में से 4 घटेंगे 2 बचेंगे और ये 8 और 4 12 12 और 2 14 हो जाएगा। 2 की घात 14। अब इसको हम इस तरह लिख देंगे 3 बटे 2 की घात 7 और कंप्लीट इसकी घात हम 2 लिख देंगे। लिख सकते हैं ना ऐसे, 3 बटे 2 2 की घात 7 लिखेंगे 14 को और 2 को ऊपर लिख देंगे। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 बटे 2 की घात 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये 128 हो जाएगा और इसकी घात 2। आगे सरल करते हुए हम 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे और 128 को 128 के साथ गुणा करा देंगे। जो भी आंसर आएगा आप गुणा करा के लिख देना, वही इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अर्थात पहले का खंड ब देखिए, ये लघुरिथम
लॉगरिथम चैप्टर से है, लघुगणक चैप्टर से है, और ये चैप्टर इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इसका सह पार्ट देखिए, एक श्रेणी दी गई है -64, -56, -48। कहा है इसका सारवंतर बताइए। तो आपको पता ही होगा कि सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से यानी A2 में से पहला पद घटा देते हैं। यहाँ -56 में से हम -64 को घटाएंगे तो ये -56 + 64 हो जाएगा, और कितने बचेंगे हमारे पास, +8 बचेंगे। 8 इसका सारवंतर हो जाएगा। ठीक है। पहले का जो दय पार्ट है क्रमचय संचय चैप्टर से है, ये चैप्टर भी इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको भी हम छोड़ रहे हैं। पहले का यह खंड है, इसको देखेंगे। यह में देखिए हमें दिया हुआ है tan A बराबर 2/3, और हमें दिया है tan B बराबर 3/4। थोड़ी जगह छोड़ते हुए हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं जिसका हमें मान ज्ञात करना है। मान हमें ज्ञात करना है sin A - B का। इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? sin A - B = sin A × cos B और माइनस cos A × sin B। अब हम sin A - B की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अगर हम किसी तरह से sin A cos B cos A sin B की वैल्यू फाइंड कर लें, इसके लिए हमें यहाँ एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। इस एंगल को A कहना है। यहाँ देखिए tan बराबर 2/3 दिया है, और tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो इस त्रिभुज में लंब हो गया 2 और आधार हो गया 3। कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ √13 आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ से एक तो sin A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब sin A बराबर, sin होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 2/√13 आ जाएगा। व एक हम यहाँ से cos A निकाल सकते हैं। cos A होगा आधार बटे कर्ण, यानी 3/√13 हो जाएगा। ठीक है। एक और त्रिभुज बनाते हैं। इस कोण को B नाम देते हैं। अब ये B के सामने का लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और हमारे पास है tan B। तो tan B हो गया लंब बटे आधार, यानी 3/4। अब हम इसका कर्ण निकालें तो 4 का वर्ग यानी 16 प्लस 3 का वर्ग यानी 9, 25 हो जाएंगे, और 25 का वर्गमूल 5 निकल कर आएगा। अब हम यहाँ से क्या क्या ज्ञात करेंगे? हम यहाँ से एक तो sin B ए तो हम ज्ञात कर चुके। sin B होगा लंब बटे कर्ण, यानी 3/5। व cos B होगा आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। अब हमारे पास इन सब की वैल्यू है। अब हम इसमें उठाकर इन वैल्यूज़ को रख देंगे। sin A की वैल्यू 2/√13 है, cos B की वैल्यू 4/5 है, माइनस cos A की वैल्यू 3/√13 है, और sin B की वैल्यू 3/5 है। ये 4 दूनी 8/5 √13 आ जाएगा, माइनस 3 तिया 9। कुछ मिस्टेक है क्या? एक बार जांच लेते हैं। cos A और sin B, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, बटे 5/√13। ठीक है। अब एलसीएम तो आ गया 5/√13, और हम क्या करेंगे?
8 में से 9 को घटा देंगे, -1 आएगा और यही इसका उत्तर होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ट्रिग्नोमेट्री से। हमें दिया है कोस ए बराबर 12/13, मान ज्ञात करवाया है 3 tan a - 2 sin a अपॉन 5 sec a का। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। इट इज गिवन दैट कोस ए बराबर 12/13 और हमें मान ज्ञात करना है 3 tan a - 2 sin a बटे 5 sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल वे क्या है इसको करने के लिए कि हम tan a sin a और sec a की सेपरेट वैल्यू निकाल कर इस प्रतिबंध में रख दें और वैल्यू निकाल लें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही समकोण त्रिभुज का सहारा लेना होगा। ये समकोण त्रिभुज है, इस एंगल ए को यहाँ पर डिनोट करा देते हैं, लिख देते हैं। अब ये कोस है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब को हमें ज्ञात करना होगा। जब लंब ज्ञात करना होता है तो हम कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करते हैं। ये आ जाएगा 169, ये 144, यहाँ 25 बचेंगे और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये लंब हमारे पास 5 आ जाएगा। अब बात करें tan a की। अब tan a तो tan होता है लंब बटे आधार, तो tan a हो जाएगा 5/12। फिर बात करें हम किसकी, sin a की। sin a किसके बराबर होता है, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये 5/13 हो जाएगा। और बात करें sec a की, तो ये तो कोस a का उल्टा ही होगा, यानी 13/12 हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, यहाँ लिख देंगे। अब 3 गुणा tan a की वैल्यू 5/12 है, 5/12 रखी, माइनस 2 गुणा sin a की वैल्यू 5/13 है और बटे 5 गुणा sec a की वैल्यू 13/12 है। ठीक है, अब हम गुणा करा देते हैं। 15/12 माइनस 10/13 और बटे 65/12, 13 और 5 की गुणा होके 65 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए। 12 गुणा 13 एलसीएम आ गया। 13 की गुणा इसके साथ होगी, 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 4 19, माइनस 12 की गुणा 10 के साथ होकर 120 आएगा और बटे 65/12, 12 से 12 कट जाएगा, 195 में से 120 घटाएंगे तो 75 आएगा और बटे में 13 और 65 की गुणा, 13 गुणा 65। अब हम इसको 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 15/13 गुणा 13 हो रहा है, जिसको हम 169 लिख देंगे। ये इसका आंसर होगा। राइट। देखिए क्वेश्चन 3 में हमें ये दिखाना है कि कोट 22 सही 1/2 यानी 22.5 डिग्री बराबर होगा √2 प्लस √2 बटे 2 माइनस √2। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे उसको इंक्लूड करेंगे। सिंस tan a/2 इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस √1 माइनस कोस a अपॉन 1 प्लस कोस a, ये फॉर्मूला होता है tan a/2 का। ठीक है,
अब हम अपने क्वेश्चन को सो करना शुरू करते हैं जो हमें पूछा है। इसमें हम यहाँ मान लेते हैं कि माना इस tan a/2 में a/2 क्या है, a/2 है 22 सही 1/2 यानी 22.5 डिग्री। अब अगर a/2 22.5 है तो इसका मतलब a कितना होगा, यानी इसमें 2 से गुणा करा रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुणा कराना होगा, तो ये 22.5 दूनी 45 हो जाएगा। इसको हम 45 लिख देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों आए हैं, लेकिन हमें इसमें से प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, यानी हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा। वो देखिए यहाँ जो a/2 है अर्थात 22 से 1/2 डिग्री है, वो किस में आता है, प्रथम चतुर्थांश में आता है, प्रथम चतुर्थांश में है, जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं, जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। इसलिए यहाँ से हमें माइनस को छोड़कर प्लस ही लेना है, इसलिए tan a/2 बराबर होगा √1 माइनस कोस a अपॉन 1 प्लस कोस a। अब हम यहाँ a/2 की जगह पर 22 से ही 1/2 डिग्री और a की जगह पर 45 रखेंगे, तो ये tan 22.5 डिग्री बराबर √1 माइनस कोस 45 बटे 1 प्लस कोस 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ हम कोस 45 की वैल्यू को रखेंगे जो होती है 1/√2, और यहाँ भी कोस 45 की वैल्यू को रखेंगे जो होती है 1/√2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे ये इधर गुणा होगा तो √2 माइनस 1 आ जाएगा और अपोन में आ जाएगा √2 और नीचे √2 प्लस 1 आ जाएगा और अपोन में आ जाएगा √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है उसमें √2 बाद में है और 2 पहले है, √2 बाद में है और 2 पहले है, और साथ ही जो माइनस वाला टर्म है वो हर में है और जो प्लस वाला है वो अंश में है। तो अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है, किस तरह से कि √2 माइनस 1 अर्थात इसके अंश में भी √2 से गुणा कर दें और इसके हर में भी √2 से गुणा करा दें। तो ये अब हो जाएगा 2 माइनस √2, जब इसकी दोनों की गुणा होगी तो अंडर हट जाएगा। इसी तरह यहाँ होगा 2 प्लस √2। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है tan 22 से 1/2 डिग्री की। ठीक है, अब हम यह जानते हैं कि जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर बात करें कोट 22 से 1/2 की तो वो बराबर होगा 1/tan 22 से 1/2 डिग्री, और हमें यहाँ tan 22.5 की वैल्यू को रख देना है जो कि ये रही 2 माइनस √2 बटे 2 प्लस √2। इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये 2 प्लस √2 ऊपर जाएगा और 2 माइनस √2 नीचे आएगा, और ये हमें प्रूव करना था, इसमें प्रूव हो जाएगा कोट 22 से ही 1/2 डिग्री। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC, 1/CA, 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि ABC तीनों किसमें हैं, समांतर श्रेणी में हैं।
और हमें सिद्ध करना है एक बटे बी सी कोमा एक बटे सी ए एक बटे ए बी ये भी समांतर श्रेणी में हैं। तो या तो हम इसको सीधा प्रूव कर सकते हैं या दूसरा रास्ता और आसान है कि इसको उल्टा प्रूव कर दीजिए। अर्थात आप मान लीजिए कि ये हमें दिया हुआ है और इसको दिखाना है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना एक बटे बी सी एक बटे सी ए एक बटे ए बी ये समांतर श्रेणी में है, तब ए बी सी ये तीनों भी समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमें प्रूव करना है। और समांतर श्रेणी की शर्त क्या है? अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में दिखाने हैं तो इम्प्लाइज दैट हमें दिखाना होगा कि बी का 2 गुना ए प्लस सी के बराबर है, अर्थात बीच के पद का 2 गुना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर है। अब हम ये चूंकि हम समांतर श्रेणी में मान चुके हैं तो बीच का पद है 1 बटे सी ए, इसका हम 2 गुना कर देंगे, अर्थात इसको 2 बटे सी ए लिख देंगे। पहला पद है 1 बटे बी सी और तीसरा पद है 1 बटे ए बी, इनको जोड़ देंगे। अब एलसीएम लेंगे, 2 बटे सी ए बराबर एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, ए की गुणा इधर होगी और सी की गुणा इधर होगी। आप सी ए से सी ए को कैंसिल कर देंगे, बी की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी आ जाएगा, और जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ए बी सी किस में है? समांतर श्रेणी में है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्रमचय और संचय चैप्टर से है जो इस साल सिलेबस में नहीं है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 ये लॉगरिथम चैप्टर से है, ये भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ये फिर क्रमचय संचय से है, ये भी चैप्टर सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये सरल रेखाओं तथा वक्रों के आलेखन नाम का जो चैप्टर है उससे है, और ये चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है इस साल, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़कर भी आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 फिर ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और अपॉन साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन बी इंटू कोस बी, और RHS इसका है tan A प्लस बी। ठीक है, तो हम इसका LHS लेकर चलते हैं। इसको मैंने LHS मान लिया और tan A प्लस बी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला जानना है, अगर आप नहीं जानते इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन बी इंटू कोस बी को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कराना है। 2 से गुणा व भाग करने पर, देखिए 2 से गुणा व भाग का मतलब ये है कि अंश में भी 2 से गुणा करा दीजिए और हर में भी 2 से गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और जब हर में गुणा कराएंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 2 साइन बी इंटू कोस बी। अब ये एज इट इज लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है इसका अर्थात जो अंश है साइन ए माइनस बी, अब इसको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम साइन 2a लिख देंगे और माइनस इसको साइन 2b लिख देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2, अर्थात 2 कोस 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 साइन कोस, यहाँ देखिए 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और a प्लस बी रह जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी लिख देंगे और यहाँ भी इसी तरह a माइनस बी रह जाएगा। अब साइन a माइनस बी से साइन a माइनस बी कैंसल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ साइन a प्लस बी अपॉन कोस a प्लस बी, जो होगा टेन a प्लस बी, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, RHS दिखाना था, जो कि हम दिखा चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लोहे का टैंक 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा बनाया जाता है, जो ऊपर की तरफ से खुला है। 3 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से लोहे के चादर की मूल्य ज्ञात कीजिए, जो 4 मीटर चौड़ा है। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि जो टैंक यहाँ पर है, उस टैंक को बनाने में जो चादर लगी है उसका क्षेत्रफल कितना है। फिर हम क्षेत्रफल निकालने के बाद उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे और लंबाई को 3 रुपये 50 पैसे से गुणा कराकर उस लोहे की चादर का कुल मूल्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टैंक की लंबाई, इसको L मान लेते हैं, ये 12 मीटर है, चौड़ाई B मान लेते हैं, ये 8 मीटर है, ऊंचाई या गहराई इसको H मान लेते हैं, ये 5 मीटर है। अब सबसे पहले हम इस टैंक में लगी चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। टैंक को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये तो हो गया संपूर्ण, अर्थात जब टैंक बंद होता तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते, लेकिन टैंक ऊपर से खुला है, इट मीन्स उसका जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल इसमें से घटाना होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई LB इसमें से घटाना होगा। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, 12 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12 माइनस 12 गुणा 8, गुणा कराते हैं, 12 अट्ठे 96 प्लस 8 पंजे 40 प्लस
12 पंजे 60 माइनस 96, जोड़ लेते हैं 60 और 40 100, 196 हो जाएंगे टोटल, और माइनस 96 2 से गुणा करा देते हैं, 2 छिंग 12, 2 नम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, माइनस 96 घटा देते हैं, 12 में से 6 घटे 6 बचे, इधर बचा 8, 18 में से 9 गए 9 बचे और इधर 2 बच गया, 296 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये चादर का कुल क्षेत्रफल आया है। अब हमें चादर की चौड़ाई दे रखी है, चूंकि चादर की चौड़ाई ये हमें दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, अब चादर का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो चादर आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये हमें 296 प्राप्त हुआ है। अब हम चौड़ाई की जगह पर 4 को रखें तो लंबाई गुणा 4 बराबर 296 आ जाएगा, और यहाँ से चादर की लंबाई ज्ञात हो जाएगी 296 बटे 4, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 74 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर की जो कीमत है, 1 मीटर की कीमत 3 रुपये 50 पैसे है, तो हम इसका कुल मूल्य ज्ञात कर देंगे। अब चादर का कुल मूल्य बराबर 74 गुणा 3.5 गुणा करा देंगे, 74 और 35 की 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 चौक 12, 7 या 21 और 1 22, 0 9 5 2, यह आ जाएगा 2590, बट दशमलव है एक अंक के बाद, तो दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 259 रुपये, इतने में चादर आएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है कि एक बंद बक्से के लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका बाहरी माप 14 सेंटीमीटर गुणा 9.5 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 7.5 मिलीमीटर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इसको। बक्से की लंबाई, इसको हम L1 मान लेते हैं, और ये लंबाई भी कौन सी लंबाई है, बाहरी लंबाई है, बाहरी लंबाई, इसको हम L1 मान लेते हैं। ये 14 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, बाहरी चौड़ाई इसको हम B1 मान लेंगे, ये 9.5 सेंटीमीटर दी गई है। बाहरी ऊंचाई या गहराई कहें, इसको हम H1 मान लेंगे, ये हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। और लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई इट मीन्स थिकनेस, इसलिए हम इसको T से मान लेते हैं, 7.5 मिलीमीटर है। और सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि बाकी तीनों हमारे पास जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें इसमें 10 से भाग कराना होगा, तो ये 0.75 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जो बक्सा है इसकी आंतरिक विमाएं ज्ञात करनी होंगी, अर्थात इसकी आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक गहराई ज्ञात करनी होगी। और उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम बाहरी लंबाई में से 2 गुना मोटाई माइनस कर देंगे। अब बक्से की बाहरी तो दिया हुआ है, आंतरिक
आंतरिक लंबाई L2 इसको मानेंगे और ये L1 में से 2 गुना मोटाई यानी 2 गुना T घटाकर मिलेगा, यानी 14 में से 2 गुना 0.75 बराबर 14 माइनस 1.5 हो जाएगा, इसका 2 गुना, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12.5 बचेगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। आंतरिक चौड़ाई की बात करें तो इसको हम B2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये L1 में से B1 में से 2 इंटू टी करके मिलेगा, माइनस करके मिलेगा, अर्थात ये 9.5 में से 1.5 को माइनस करके मिलेगा, माइनस होकर रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक गहराई या ऊंचाई जो भी हमने कहा है इसको H2 कहेंगे और ये H1 में से 2 गुना T माइनस करके मिलेगा, अर्थात 6 में से 1.5 घटाकर मिलेगा और 6 में से 1.5 घटाकर 4.5 रह जाते हैं। ये हमारे पास इसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई है। अब हमें क्या करना है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इस बक्से का बाहरी आयतन और आंतरिक आयतन ज्ञात करना होगा, उनको माइनस कर देंगे तो लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अब बक्से में लगी लकड़ी का आयतन बराबर बक्से का बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। अब बक्सा कैसा है दोस्तों, बक्सा है आयताकार, और आयत का जो घनाभ जो होता है या आयताकार ठोस जो होता है उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बाहरी की बात हो रही है तो L1 गुणा B1 गुणा H1 हो जाएगा, और आंतरिक के लिए L2 गुणा B2 गुणा H2 हो जाएगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, सब की वैल्यू रखेंगे जो जो भी हमारे पास हैं। L1 की वैल्यू 14 है, फिर 9.5 है, फिर 6 है। L2 की वैल्यू 12.5 है, फिर 8 है, और फिर है 4.5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखते हैं ज़रा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा 798, और माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 450। इनको घटाएंगे, 8, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3, तो 348 घन सेंटीमीटर ये लकड़ी का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिलेबस में नहीं है इस साल, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी सिलेबस में नहीं है। अगर आपने वो नोटिस देखा होगा जिसमें 30% सिलेबस रिड्यूस बताया गया है, उसमें ये चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे। चैप्टर का नाम है सरल रेखाओं और वक्रों पर आधारित आलेखन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में हमें कहा है कि दिखाइए कि एक समांतर श्रेणी का योगफल a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 b माइनस ए होगा, जिसका प्रथम पद a, द्वितीय पद b और अंतिम पद c है। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, प्रथम पद a, द्वितीय पद
बी अंतिम पद सी सिद्ध करना है श्रेणी का योगफल जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। चलिए समझिए इसको। देखो, अगर हमारे पास किसी श्रेणी का अंतिम पद हो तो उसके लिए जो योगफल का सूत्र होता है समांतर श्रेणी में वो होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, जहाँ n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और l अंतिम पद है। इसको हम कभी कभी an से भी डिनोट करते हैं अंतिम पद को। ठीक है, तो अगर इस तरह से बात की जाए तो हमारे पास an की वैल्यू क्या है? c है। an की वैल्यू c है, a की वैल्यू a ही है। हमें बस इसमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू ज्ञात होते ही हम उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे और जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो देखिए, हमें n निकालने के लिए क्या करना होगा? n निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना होगा nवें पद का। चूंकि किसी श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ d सार्व अंतर है और सार्व अंतर हमें कैसे मिलता है? सार्व अंतर को पहले ज्ञात करके रख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सार्व अंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद बता सकते हैं आप, b दिया हुआ है और प्रथम पद a दिया हुआ है, तो सार्वंतर हो जाएगा b माइनस ए। अब हम जिस जिस की वैल्यू पता है हम उसकी वैल्यू रखते जाएंगे। an की वैल्यू c है, यहाँ हमने c रखा। a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू b माइनस ए आई है। ठीक है, अब हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए, इस a को लेफ्ट हैंड में लाइए तो ये c माइनस ए हो जाएगा और इधर बचेगा ओनली n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। इस b माइनस ए को भी लेफ्ट हैंड में लाइए तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, अर्थात इसको भाग कर देगा, बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अब इस 1 को भी लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो n बराबर होगा c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो c माइनस ए प्लस इस b माइनस ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो b माइनस ए आ जाएगा अपॉन b माइनस ए। और यहाँ से n की फाइनली वैल्यू हमें मिलेगी c प्लस बी माइनस ए और a 2a हो जाएंगे अपॉन b माइनस ए रह जाएगा। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है। हम अब योगफल का सूत्र यूज करते हुए उसमें वैल्यू को रखेंगे। अब Sn बराबर होता है n बाई 2 a प्लस ए एन। n की वैल्यू आई है c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए और अपॉन 2 ये वाला 2 और इनटू a प्लस ए एन की जगह पर आप क्या रखोगे? c को रखोगे तो a प्लस सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए a प्लस सी को पहले लिखते हुए हम इसको इस तरह लिखेंगे बाई 2 इंटू बी माइनस ए, और यही हमें प्रूव करना था जो कि हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें
बहुलक और माध्यिका का ज्ञात करने के लिए कहा है। हमें अंक और संगत आवर्तियाँ उनकी दी गई हैं। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको कैसे करना है। अंक और आवर्ती चूंकि हमें इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, इसीलिए संचयी आवर्ती की आवश्यकता होगी। आवर्ती बारंबारता को ही कहते हैं। चलिए अंक हमें दिए गए हैं क्रम से 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। आवर्तियां दी गई हैं 1, 2, 5, 6, 10, 18, 12, 9, 5 और 2। संचयी बारंबारता या संचयी आवर्ती ज्ञात करते हैं। 1 को एज इट इज लिखेंगे। 1 में 2 जोड़कर 3, 3 में 5 जोड़कर 8, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 में 10 जोड़ो 24, 24 में 18 जोड़ो 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 63 आ जाएगा, फिर 68 आ जाएगा और लास्ट में 70 आ जाएगा। पहले हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं क्या है इसमें। सबसे बड़ी बारंबारता 18 है, तो ये जो 50 से 59 है ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग 50 से 59 implies that L की वैल्यू आ जाएगी 50, H की वैल्यू आ जाएगी 9, F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू 10 और F2 की वैल्यू 12 होगी। अब बहुलक के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 50 प्लस 18 माइनस 10 बटे 2 गुणा 18 माइनस 10 माइनस 12 गुणा 9। 50 प्लस यहाँ 8 रह जाएगा, 18 दूनी 36 माइनस 22 गुणा 9। 50 प्लस 8 बटे 6 में से 2 घटे 4 बचे, 3 में से 2 घटे 1 बचा गुणा 9 बराबर 50 प्लस 8 9 72 बटे 14 हो जाएगा। और 14 से 72 को भाग करेंगे, 14 पंजे 70, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 14 एकम 14, फिर 6 बचेंगे 60 हो जाएंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौका 56, जोड़ देंगे तो 55.14 ये इसका बहुलक आ जाएगा। अब बात करते हैं माध्यिका की।
माध्यिका के लिए हमें n/2 चाहिए होता है। n की वैल्यू है 70, जो लास्ट वाली बारंबारता आती है या सभी बारंबारताओं को जो योग होती है वो होती है n की वैल्यू। तो ये n/2 की वैल्यू 35 आ जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि 35 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, 42 के अंतर्गत आ रहा है। इसका मतलब इससे ऊपर की बारंबारता, संचयी बारंबारता CF का काम करेगी। ये माध्यिका का वर्ग होगा, इसलिए ये L का काम करेगा 50, ये F का काम करेगी। हम लिख देते हैं सबको। L की वैल्यू इसमें 50 है, H की वैल्यू वही वर्ग अंतराल यानी 9 ही रहेगी, F की वैल्यू इसमें 18 है और CF की वैल्यू इसमें 24 हो जाएगी। अब माध्यिका के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। 50 प्लस 35 माइनस 24/18 गुना 9। 9 से 18 को भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। तो ये 50 प्लस यहाँ 1 11 बचेगा, 11/2 50 प्लस यहाँ 5.5 आ जाएगा और जुड़कर 55.5 आ जाएगा। ये इसकी माध्यिका होगी। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें समांतर माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात करने को कहा है। मानक विचलन तो इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें वर्गंतराल और उनकी संगत बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। एक कॉलम हम मध्य मानों के लिए रखेंगे जिसको हम x से डिनोट करते हैं, बारंबारता को f से डिनोट किया जाता है और f की वैल्यू को हम लिख लेते हैं 10, 25, 40, 10, 25, 40, 55, 70, 35। 10, 25, 40, 55, 70, 35। यहाँ हम सोपानी विचलन विधि का यूज करेंगे, इसलिए ये विचलन के लिए एक कॉलम रख लिया, x माइनस a इसमें हम फाइंड करेंगे और लास्ट वाला कॉलम बारंबारताओं के साथ विचलन की गुणा यानी f गुणा d के लिए रख लेते हैं। अब इनके मध्यमान ज्ञात करते हैं। 0 और 10 का मध्यमान 5 होगा, 10 और 20 का मध्यमान 15। अब यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 55 हो जाएगा। d माइनस a का मतलब है कि इनमें जो बीच की संख्या है, दो संख्याएं बीच में आ रही है, इनमें से बड़ी संख्या को कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य a बराबर 35। अब सब में से इस 35 को घटाना है। 5 में से 35 घटाएंगे -30 होगा, फिर 15 में से घटाएंगे -20 होगा, फिर 25 में से घटाएंगे -10 होगा, फिर 0, फिर 10 और फिर 20 आएगा। बारंबारताओं के साथ गुणा कराते हैं। 30 की गुणा 10 के साथ -300 आ जाएगा, 25 दूनी 50 -500 आ जाएगा, यहाँ -400 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 700 आ जाएगा
और 35 दूनी 70, यहाँ भी 700 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 7 यहाँ पर 5 और 3 8 और 4 12, 1200 तो हो गए माइनस के और प्लस 1400 हो गए प्लस के, तो घटकर मिला हमें 200। ठीक है, घटकर मिलेगा हमें 200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन बारंबारताओं का योग ज्ञात करना है। 5 और 5 10 और 5 15, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 7 20 और 3 23, ये 235 हो जाएगा। अब समांतर माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f, यानी 35 प्लस 200 बटे 235। ठीक है, अब हम इसको 5 से काट देते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो ये 40 बटे 47 हो जाएगा। 40 को हम 47 से भाग करेंगे, ना चलने की 0 लगेगी, दशमलव लगाकर 0 बढ़ जाएगी। अब यहाँ कितने टाइम्स ये चल जाएगा? 9 टाइम्स देखते हैं। 9 टाइम्स, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36 और 6 42, नहीं चलेगा। 8 से देखते हैं, 8 सत्ती 56, 8 चौक 32 और 5 38, तो 8 बार चल जाएगा। और यहाँ लगभग हम लिख देंगे 35 प्लस 0.8 और इसको जोड़कर आंसर आएगा लगभग 35.8। ये इसका आंसर होगा, अर्थात समांतर माध्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में मानक विचलन गुणांक ज्ञात करने को कहा है। ये चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है इस साल, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप इसी तरह तैयारी में लगे रहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आपका जब रिज़ल्ट आए तो आप अपने रिज़ल्ट को हाथ में लेकर गर्व महसूस करें। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।